खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक। मैं हूं शहजाद रज़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध हुकूमत पर जोर दिया है कि वो धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन के मामले पर कोई ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल ना करे और अदालत में सही तौर पर इस मामले की पैरवी करे। ये तकरीबन सबसे बड़ा मनसूबा हमारे जो पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो इकनॉमिक जोन्स बन रहे हैं उसका, लेकिन अफसोस के साथ ये भी कुछ तनाज़ात का शिकार हुआ और किस वजह से हुआ ये भी हम इस प्रोग्राम में डिस्कस ज़रूर करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म जो एक खसूसी इजलास की सदारत कर रहे थे CPEC और इकनॉमिक जोन से मुताल्लिक, उन्होंने सिंध हुकूमत पर जोर दिया कि ये मनसूबा किसी तौर पर भी ताख़ीर का शिकार नहीं होना चाहिए और किसी भी किस्म के ताख़ीरी हरबे इसमें बर्दाश्त नहीं करने चाहिए और सही तौर पर अदालत में सिंध हुकूमत इस मामले की पैरवी करे। लेकिन हमने देखा कि बावजूद इसके कि इंतहाई फ़ायदेमंद ये मनसूबा है, मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको डिले किया जा रहा है। पहले भी एक दफ़ा इसकी बिडिंग हुई, इसको देने की बारी आई, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर इस पर बिडिंग की और कामयाबी के साथ ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ। लेकिन एक पार्टी जिसको डिस्क्वालीफाई किया था वो अदालत में चली गई और अदालत में जाने के बाद अब इत्तलात जो मौसूल हो रही हैं वो ये कि सिंध हुकूमत सही तौर पर इसकी पैरवी नहीं कर रही। इसके साथ साथ आज वफाकी काबीना के इजलास में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की उस रिपोर्ट पर भी मुख्तसर बातचीत की गई, जिसमें पाकिस्तान में करप्शन इंडेक्स के बारे में जो एक सर्वे आया और जो पूरी रिपोर्ट आई और उसमें पाकिस्तान की दर्जाबंदी मज़ीद गिराई, जिस पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का ये कहना था कि ये माली करप्शन की वजह से नहीं है बल्कि इसमें और भी दीगर अवामिल शामिल हैं। इसमें स्टेट कैप्चर एक उन्होंने इस्तेलाह इस्तेमाल की और इसके साथ साथ जो गवर्नेंस के कुछ इशूज़ हैं और साथ इसमें आपके जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं उस हवाले से उन्होंने बताया और कहा कि माली करप्शन की बात ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नहीं की। लेकिन इसको लेकर अपोजिशन ने खासा शोर मचाया। शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हुकूमत पर बड़ी कड़ी तनकीद की और साथ PDM जो अपोजिशन का एक अलायंस है, उन्होंने फ़ैसला किया 23 मार्च को जो उन्होंने लॉन्ग मार्च की एक डेट दी है उसमें किसी भी किस्म की ताख़ीर वो नहीं करेंगे बल्कि कोशिश करेंगे हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ बातचीत करने की ताकि इसकी नौबत ना आए और हुकूमत को पहले ही गिरा दिया जाए। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में कर रहे हैं जावेद सिद्दीक साहब, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका। जवेरिया ज़फ़र आहिर साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असम्बली हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, आपका भी शुक्रिया। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, आपका भी बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब। हारून साहब आपसे मैं अगर आगाज़ करूं, क्योंकि ये इकनॉमिक जोन का एक मामला है, मैं चाह रहा हूँ इससे प्रोग्राम का अगर हम आगाज़ करें कि जब हम कहते हैं कि ये इकनॉमिक लाइफ लाइन है, स्पेशल इकनॉमिक जोन बनेंगे, वहाँ पे इंडस्ट्री आएगी, काम चलेगा, नौकरियाँ मिलेंगी, तो ये तो हमें मतलब वॉर फुटिंग पे करना चाहिए काम, इसमें डिले की तो गुंजाइश नहीं है। फिर ये काम स्लो क्यों हो जाता है, चाहे वो लिटिगेशन की वजह से हो या हुकूमत की वजह से हो। अब ये धाबेजी वाला जो मामला चल रहा है, आपके ख्याल में ये तो अरसा पहले ये फिनिश हो जाना चाहिए था और काम भी शुरू होता। हारून साहब जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने एक अहम सवाल उठाया है क्योंकि इकोनॉमिक जोन से मैं डील करता रहा हूँ और जो हमारी CPEC के अंदर इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है उसका सारा दारोमदार टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर है। हमने 9 जोन्स एग्री किए थे, फिर मैंने उनसे निगोशिएशन की, MOU साइन किया कि तरजीही बुनियादों पर हम 5 जोन्स बनाएंगे, 4 हर सूबे में, एक और एक इस्लामाबाद में। तो ये जो इकोनॉमिक जोन्स के अंदर डिले है इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो सलाहियत जो है हुकूमत की ओवरऑल प्रोक्योरमेंट की और निगोशिएशंस की, उसके अंदर एक ये खास तौर पे कमर्शियल डील्स की वो खासी हमारी कम है जिसकी वजह से डिले हो जाता है। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि जो हमारा फेडरेशन का स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक जोन को बनाने में डिफरेंट लेयर्स ऑफ अथॉरिटी जो इन्वॉल्व हैं। जैसे चीन के अंदर वो एक सूबे के मेयर से कहते हैं कि आप एक चीफ एग्जीक्यूटिव लगाइए और फिर सारी पावर्स दे दी जाती हैं। इकोनॉमिक जोन के अंदर जमीन की प्रोक्योरमेंट सूबे का काम है, बिजली गैस पानी देना फेडरेशन का काम है, टैक्स की छूट देना फेडरेशन का काम है, सूबे के इंसेंटिव्स और फेडरेशन के इंसेंटिव्स और कोऑर्डिनेशन के अंदर सुस्त रवि की वजह से हमारे इकोनॉमिक जोन अप एंड कमिंग राइट टाइम पर नहीं हो पाते। तो इस सिलसिले में मैंने बहुत कोशिश की जब मैं भी हुकूमत में था और अभी भी इकोनॉमिक जोन के कवानीन के अंदर स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन में
कुछ तजावीज़ अच्छा, गई हैं। ये जो स्पेशली जो वज़ीर आज़म ने धाबेजी इकनॉमिक ज़ोन का जो जिक्र किया और सिंध हुकूमत पर जोर दिया उन्होंने, मेरा सवाल ये है कि एक कंपनी जिसका नाम ZKB है, उन्होंने ये बिड जीत ली, उन्हें ठेका मिल गया। उसके बाद जो एक कंपेटिटर है वो अदालत में चला गया। अब जब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं सिंध हुकूमत से कि सही तौर पर पैरवी करें, सो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया और इस किस्म के डिले जब आएंगे तो ये तो उससे नुकसान होगा। सिंध हुकूमत क्या सही तौर पर इसकी पैरवी कर नहीं रही? आपके ख्याल में क्या वजह है? इसकी जी मुख्तलिफ वजूहात हैं। देखिए, सिंध हुकूमत जो है, जब एक हुकूमत किसी को एक कॉन्ट्रैक्ट दे देती है और किसी वजह से कोर्ट की इंटरवेंशन से वो कॉन्ट्रैक्ट रुक जाता है, तो नेचुरली उनकी मोटिवेशन कम हो जाती है। ये तो एक हमने बारहा देखा है। कोर्ट के अंदर भी मैं एहतराम के साथ अर्ज करूंगा कि हमें ये कमर्शियल चीजें जिनकी इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, उसकी समझ बूझ की सलाहियत बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि इस सिग्नल जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को ये जाता है कि पाकिस्तान को, वो तो पाकिस्तान को इस तरह नहीं देखते कि सूबा कौन सा है True. या कोर्ट ने क्या कर दिया। वो तो देखते हैं कि मुल्क एक बड़ी ट्रांजैक्शन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अब ये हमारा इम्तिहान है। मेरी इसमें राय अभी भी यही है कि हमें इकोनॉमिक जोन का जो कानून है इस वक्त, उसको बड़ा केयरफुली रिव्यू करने की जरूरत है। जो बाकी ममालिक हैं उसमें वो लॉ ऑफ द लैंड इकोनॉमिक जोन के कानून पर नहीं लगता है। दुबई में, कतर में, बाकी जगह पे हमारी बहुत ज्यादा कवानीन की फ्रेगमेंटेशन। वेरी राइट सर, मैं वापस आता हूँ। जवेरिया साहिबा, ये इसी सवाल को अगर आगे लेके बढ़ें, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, कोई इशू नहीं हो सकता इतना, फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, KP में नहीं हो सकता, सिंध, बलूचिस्तान में नहीं हो सकता, सिंध, और ये सबसे बड़ा जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इस रुकावट को कैसे दूर करेंगे कि जब हमें जल्द अज जल्द ये मुकम्मल करने हैं, जो हमें बेकर्जा भी चढ़ रहा है उसको भी हमने टाइमली जो है उसको उतारना है। सो ये डिले को आप कैसे डील करने का इरादा रखते हैं? खाली सिंध हुकूमत पर जोर देना ही आपके ख्याल में काफ़ी है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि सिंध हुकूमत हो या गुज़श्ता जो पंजाब हुकूमत रही है, अब क्योंकि ये बात क्योंकि सिंध की हो रही है, लेकिन मैं दोनों जमातों की बात इसलिए करूँगी क्योंकि दोनों की जो कोशिशें रही हैं हमेशा से वो तकरीबन सिमिलर रही हैं। भले ही अपनी ज़ात की चाहे अपने अपने के लिए रही हैं, लेकिन हथकंडे तकरीबन एक जैसे रहे हैं। जब CPEC की बात होती है, इकोनॉमिक जोन की बात होती है, मुल्क की मईशत की बात होती है, किसी अच्छे प्रोजेक्ट बड़े की बात होती है, किसी ऐसे मंसूबे की बात होती है जिससे मुल्क और कौम की तरक्की वाबस्ता हो, तो ये ताने देने में और जुमले कसने में और उसके ऊपर बेजा तनकीद करने में तो पेश होते हैं। लेकिन शुमिए किस्मत के पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने किया है, ये अब ऐसी चीजों में आके रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि जो एक बेसिक रिफॉर्म्स होती हैं, जो एक बल्दियात में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने प्रैक्टिकली किया भी है कि इख्तियारात की मुंतकिली, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद आपको पता है कि NSE से सूबों को तो पैसे मिलते हैं लेकिन निचली सतह तक नहीं आते। तो हमने वो भी रिफॉर्म्स लेके आए। इन्होंने उन बुनियादी रिफॉर्म्स में भी अपना हिस्सा डालना गवारा नहीं किया और उसके ऊपर भी इनकी एतराज़ात थे। तो इस तरह की बड़ी चीजें जिससे मुल्क तरक्की करे, जिससे अवाम खुशहाल हो, तो वो इनको हजम नहीं हो सकती। ये कानूनी पेचीदगियां भी निकालेंगे, ये अपने सियासी हरबे भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे ये माजी में करते हैं। हारून शरीफ साहब जो बात कर रहे थे, गुजारिश सुनिएगा। हमारे आपने पूछा जी, एक सवाल कर लूँ मैं आपसे, इसी के साथ जवाब दे दें। हारून शरीफ साहब ने जो बात की कि कवानीन को तब्दील इस वक्त करने की ज़रूरत है, आपने सही कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जो कैपेसिटी जिस अंदाज से बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ पाई, हो सकता है आगे बढ़ जाए। लेकिन सवाल ये कि इस मौके पे जब हमने वक्त बचाना है तो क्या आप नहीं समझते कि कवानीन में तब्दीली आपको कर देनी चाहिए? और इस वक्त तो सिंपल मेजॉरिटी के तहत आप कर भी सकते हैं। देखिए जी, बिल्कुल। हम जब बाकी कवानीन के बारे में और बाकी जो बिल्स हैं, अभी 100 के करीब तो हमने अब तक पास किए हैं बिल असेंबली में बैठ के, उस पर भी इनका वावेला है। तो जो भी सिंपल मेजॉरिटी से चीजें होती हैं, जहाँ जहाँ जिस जगह पे कवानीन में तरमीम की जरूरत है वो बिल्कुल होनी चाहिए और उस पर काम भी हो रहा है। अभी हमारी होम मिनिस्ट्री पे इतना ज्यादा मतलब ओवरबर्डन है। इसके बावजूद आप देखें कि हमें
आज 2 दिन पहले आपको सबको ये ब्रीफ भी किया गया सारे लोगों को कि जो हम अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं मजीद कानून के अंदर। बाकी देखें, हमने एक अच्छे तरीके से शुरुआत की ठीक। और प्राइम मिनिस्टर का ये कहना ही शायद काफी होना चाहिए क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। बिल्कुल। तो असूली तौर पे तो इन्हें अखलाक की जरूरत का मुजाहिरा करना चाहिए, थोड़ा सा एहतियात से निकल के थोड़ा सा आवाम के लिए सोच ले, थोड़ा सा पाकिस्तान। वेरी राइट, वेरी राइट। मैं वापस आता हूँ जवेरिया साहब, वापस आता हूँ। इजाजत हमें देगा जी बिल्कुल ठीक। हमारे इख्तियार में जो होगा हम कौम की भलाई के लिए वो जरूर करेंगे। जरूर करेंगे। चीमा साहब, यही अगर सवाल कि सूबे काम करते हैं, अगर वफाकी हुकूमत भी एक ही जमात की हो तो हमने देखा काम ज़्यादा बेहतर अंदाज में होना शुरू हो जाता है। अब इस मौके पे जब हम कह रहे हैं कि इकनॉमिक जोन्स जल्द अज जल्द बने, तो रिगार्डलेस के वहाँ पे किसकी हुकूमत है, ये तो हो जाना चाहिए था। ये इसमें डिले की तो गुंजाइश को है ही कोई नहीं। जी, गुजारिश ये है कि अगरचे आज भरने के इशू पूरे मुल्क में जो डिस्कस हो रहा है, हर चैनल पे जो डिस्कस हो रहा है, वो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जी वो भी करेंगे, वो भी हमने करना है। मैंने आगाज इससे किया, लेकिन इससे जोड़ते हुए हम वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ भी आते हैं। इरादतन इसको आपने मौखर किया है, लेकिन चलें। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि देखें, हमारी काबिल एहतराम बहन जवेरिया जो हैं, जितनी महज़ब हैं, जितनी बाखलाक हैं, जितनी सुलझी हुई हैं, काश के ये इम्प्रेशन जो है इनकी बाकी क़यादत के बारे में भी इस तरह का कायम हो सके। काश के ये जो कदरें हैं जिनके ऊपर ये ख़ुद अमल पैरा हैं, अपनी क़यादत को भी सिखाएं और बाकी इनके मेंबरान और तर्जुमान जो हैं वो भी उसी तरह ये है कि उसी तहज़ीब और अखलाक और उसका मुजाहरा करें जिस तरह हमारी बहन। चलें, ये बात तो आ गई ना, अब सवाल की तरफ आ जाए। और इनसे जवेरिया से सीखना चाहिए बाकी PTI के लोगों को। देखें, जहाँ तक आपने सवाल जो आपने किया है, देखिए असल बात ये है कि ये हर दौर में इस तरह के चैलेंजेस होते हैं। कई बार इस तरह होता है कि देखिए मरकज़ में किसी की हुकूमत है, सूबे में किसी की है। हमारे अपने दौर में इस तरह रहा है। देखिए मरकज़ में हमारी हुकूमत थी और KP में आपको पता है कि PTI की हुकूमत थी, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। लेकिन हमें इस तरह के मसाइल जो हैं वो उनका ये चैलेंजेस थे, मुश्किलात थी, लेकिन हम उन पर काबू पाते रहे। वजह क्या है, आज ये क्यों नहीं काबू पा रहे? उसकी वजह यह है कि ये इनमें इंतज़ामी सलाहियतों का फुकदान है। असल बात यह है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स ही नहीं है, मैनेजमेंट स्किल्स ही नहीं है, और दूसरा ये कि दूसरों को साथ लेके चलने वाली सलाहियतें भी नहीं हैं। जो फराखदिली जिसकी ज़रूरत होती है, जिस वज़ादारी की ज़रूरत होती है, जिस रवादारी की ज़रूरत होती है, बदकिस्मती से PTI की क़यादत उनसे मुकम्मल तौर पर। अच्छा, एक सवाल करूं जरा, वो ये सूबे में तारीख के पस मंज़र में एक सवाल उनसे तो हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। जी, एक सवाल करना चाहता हूं तारीख के पस मंज़र में कि ये खाली मतलब इट्स अ 2-वे स्ट्रीक ना चीमा साहब। अगर हम 90 की दहाई में देखें तो जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत सेंटर में आती थी, पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत, तो ये अगर सेंटर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को तंग करता है किसी तौर पे, तो सूबाई हुकूमत भी कुछ पीछे नहीं रहती है। माजी से आप लोगों से सीखा देखा है आपने देखा है। देखें, बात ये है कि हमने माजी से बहुत कुछ सीखा है। यही वजह है, जिस तरह मैंने मिसाल दी, आप माजी बईद में चले गए, मैं माजी करीब की बात कर रहा हूँ, 13 से 18 तक की बात कर रहा हूँ। देखें, उससे पहले 8 से 13 की बात कर रहा हूँ। वहाँ ये है कि मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सूबे में पंजाब में हमारी हुकूमत थी, फिर ये 13 में मरकज़ में हमारी हुकूमत थी, सूबे में सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, KP में PTI की हुकूमत थी। इसके बावजूद हम ये हमारी क़यादत सबको साथ लेके चलती रही। चीमा साहब, 8 से 13 के दौरान हुआ क्या कि सबको साथ लेके लॉन्ग मार्च आपने किया, मैं पहले लगाया, मैंने पहले बहुत दफ़ा आपसे गुजारिश की है, आपसे मैं बार बार गुजारिश करता हूँ, हर प्रोग्राम में मुझे करना पड़ता है कि आप एक सवाल करके बीच में बहुत दखल देते हैं। अच्छा, आप इंटरप्ट ना किया आप मुकम्मल करें, आप मुकम्मल करें। बात कर रहा हूँ कि 8 से 13 तक, 8 से सुन ले मेरी बात, मेरे आराम से मेरी बात सुने। 8 से 13 तक मरकज में देखिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पंजाब में हमारी हुकूमत थी। 13 से 18 तक मरकज में हमारी हुकूमत थी, पंजाब में हमारी हुकूमत थी, सिंध में पीपल्स पार्टी और KP में वो PTI की हुकूमत थी। लेकिन हमारी क़यादत सबको साथ लेके चलती रही, क्योंकि उनमें फराखदिली थी। मैं यही तो बात कर रहा हूँ, मैं बीच में आपसे सवाल भी ना करूँ तो फिर बड़ा नामुनासिब सी बात होगी। वज़ादारी नहीं है। मैं सर यही बात कर रहा हूँ, जब आप साथ लेके चलने की सलाहियत नहीं है। तहरीक इंसाफ की मैं कोई तर्जुमानी नहीं कर रहा, लेकिन अब जब आप कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत सही तरह साथ लेके नहीं चल रही, सिंध हुकूमत की बात हो रही है, सो 8 और 13 की जब आप बात करते हैं तो लॉन्ग मार्च
जो है वो आपने किया, गवर्नर राज उन्होंने लगाया, ये कैसे साथ चलते थे? नहीं, आप वो आपको ढूंढ ढूंढ के वो मिसालें लाते हैं बहुत पुरानी। उसके बाद हमने बहुत कुछ 2000 सीखा है। 2008 के आपने बाद की देखा मिसाल है सर कि उसके बाद ये देखें, ये मैं आपको नहीं, आपने देखा है कि 8 से 13 तक, 13 से 18 तक हम जिस तरह अच्छे तरीके से चले, हम पीपल्स पार्टी को साथ लेके चले, वो हमें साथ लेके चले। जावेद सिद्दीक साहब बैठे हैं पीटीआई की हुकूमत को तारीख पर, बिल्कुल इनको बड़ा अबूर हासिल है कि वो फराखदिली, वो वज़ादारी, जो मरब्बत जो होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। मैं सर वापस आपकी जानिब आता हूँ, चीमा साहब ज़रा जावेद साहब को शामिल कर लूँ। जावेद साहब, पहले तो ये कि आपको याद होगा स्टील मिल का केस आया, प्राइवेटाइज किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उसको नल एंड वॉइड करार दिया, स्टे ऑर्डर दिया, फिर नल एंड और ख़त्म ही हो गया बिल्कुल। सो अब अक्सर जो हमारे मुआशियात हैं वो ये कहते हैं कि अगर स्टील मिल उस वक्त प्राइवेटाइज हो जाती तो जो बाद का नुकसान है वो ना होता। खरबों रुपए का नुकसान। एग्जैक्टली मेरा सवाल ये है कि अब ये धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे हैं, ऐसे मामला जब लिटिगेशन में जाते हैं सो अदालतों में जल्दी नहीं इसका फैसला होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखें, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं किसी भी मुल्क के, वो जब यहाँ आते हैं, और ख़ास तौर पर सी पैक जो चाइनीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त शायद चाइना वो वाहिद मुल्क है जो इतने बड़े स्केल पर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, और ये सी पैक एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, कहते भी हैं सब। तो ऐसे मामलात जिनमें कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट रुकती हो, मुझे कई एम्बेसडर्स ने कहा है कि हमारे इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से इसलिए शाई हैं कि वो समझते हैं कि यहाँ जुडिशल सिस्टम जो है ऐसा है कि जिसके ज़रिए लोग जो हैं वो इन प्रोजेक्ट्स को फंसा देते हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है, और हमारा जो निज़ाम है कानून का, और कानूनी निज़ाम और इंसाफ का निज़ाम, उसको हेल्प आउट करना चाहिए फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को। पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो पाकिस्तान की ग्रोथ बढ़ेगी, और ख़ास तौर पर बेरोज़गारी जो लाखों, आज ही काजी अपना सराजुल हक साहब कहते हैं कि 2 करोड़ नौजवान बेरोज़गार हैं। तो अगर इनकी बेरोज़गारी ख़त्म करनी है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, उससे ग्रोथ बढ़ती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान की सियासी जमातों को ये कहते तो रहते हैं। इस खास प्रोजेक्ट पे आप समझते हैं कि जैसे वज़ीर आज़म साहब ने सिंध हुकूमत पर जोर दिया है, सिंध हुकूमत को डिले कर रही है, वो कहते हैं कि जी अदालत में मामला में कुछ नहीं कर सकते। देखें, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अगर वो इंटरेस्ट लेते हों तो मैं उसको परसू करें और इस मामले को सेटल करवाएं, क्योंकि ये सब का भला है इसमें। ये सियासी जमातों के लीडर्स कहते हैं कि इकोनॉमिक एक कंसेंसस होना चाहिए, एक मुआशी इत्तफाक राय होना चाहिए, जैसे कि इन्होंने लंदन में किया था पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, लेकिन हो नहीं रहा, और इससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। हमारी जो माशी हालत है अबतर होती जा रही है। इसके अलावा हमारा यूथ जो है उसका रोज़गार का इशू है, इकोनॉमिक ग्रोथ मुतासर हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए, और ख़ास तौर पर इकोनॉमिक रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से उनको अपनी राय और सोच बदलनी चाहिए। अच्छा, वक्फे से पहले एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा, वो ये कि अभी चीमा साहब बात कर रहे थे कि 2008 से 13, 13 से 17 तक नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें थी, सो एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप था या मैनेजमेंट थी कि सेंटर और सूबों के दरमियान। आपके ख्याल में बिल्कुल काम ठीक था, अब आके कुछ गड़बड़ हो गई है? नहीं, इन्होंने वो जो लंदन में किया था मिसाके जमहूरियत, उसके बाद इन्होंने कोशिश की है, लेकिन अपने जो नैरो सियासी इंटरेस्ट हैं, सियासी मफादात हैं, उनको कभी भी इन्होंने पसे पुष्ट नहीं डाला, और लड़ाई झगड़े होते रहे। जैसे आपने कहा कि वो काला कोट पहन के वहाँ पहुँच गए और वगैरह वगैरह, और मेमो गेट एक्सेट्रा, बहुत सी चीज़ें हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन 2 जमातों को अगर इन्होंने सीखा है, और तीसरी जमात PTI भी है, इनको चाहिए कि जब पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान के मजमूई मफाद और खैर का मामला हो तो अपने जो सियासी मफादात है उनको पसे पुष्ट डालना चाहिए। तो ये डाल देंगे? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन देखते हैं, अल्लाह करे हो जाए, ये हमारी ख्वाहिश तो है। आपकी ख्वाहिश है और अल्लाह करे हो जाए। एक वक्फा नाज़रीन लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की उस रिपोर्ट की जिसमें उसने दर्जाबंदी की है करप्शन के लिहाज से, और पाकिस्तान को मज़ीद तनज़्ज़ुली का शिकार इसमें दिखाया गया है। इस पर गुफ्तगू होगी वक्फे के बाद।
तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। They don't have any sympathy with us. They want the land. What I could gather from that incident also, they want the land. They don't want people. We demand the right of self-determination, Azadi, from the Indian occupation. The Indian military, Indian government has oppressed the Kashmiris on every front and at all places. They have done these massacres. The officer came towards me with his stun gun in his hand. Then I got up. I told him, for God's sake, don't shoot. I am an officer on duty. Yet, without listening to me, he fired at me full breast. All the bullets in the magazine he threw at me. प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की। जवेरिया ज़फ़र हाहिर साहिबा, निसार चीमा साहब, हारून शरीफ साहब और जावेद सिद्दीक साहब साथ मौजूद हैं। जी जवेरिया साहबा, सवाल आपसे ये है कि ये मुसलसल इस रिपोर्ट को अगर आप देखें तो दिखाया है कि पाकिस्तान की जो दर्जा बंदी है वो गिर रही है, तनज़्ज़ुली का शिकार है। आप लेकिन फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जी इसमें फाइनेंशियल करप्शन नहीं है, लेकिन क्या फिर भी हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं? जवेरिया देखिए, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो बात आपको कही है, और वैसे भी जाहिर है कि अभी तक पूरी रिपोर्ट तो आई ही नहीं है। जब तक ये पूरी रिपोर्ट आती नहीं है तब तक आप इसके बारे में इसका कोई नतीजा अगस नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली आप करप्शन की जब बात करते हैं, ज़्यादातर एतराज़ तो यही लगाया जा रहा है हम पे। अभी थोड़ी देर पहले भी एक प्रोग्राम में थी तो यही बात हो रही थी। तो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो, आप बहुत सारी चीज़ें इसमें वो देखें तो बात ये है कि जो जिस दौर में हम गुजरे हैं, जिस तरह की इकोनॉमी से हमारा पाला पड़ा है, और जिस तरह पिछले 3.5 साल से मुसलसल, और फिर उसके बाद सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया ने एक कोविड की शक्ल में बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है और गुजार रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर आप ब्लूमबर्ग को देख लें, इकोनॉमिस्ट को देख लें, आप नॉर्मलिटी इंडेक्स की बात कर लें, आप हमारे जीडीपी की बात कर लें, आप तर्ज़ीलात ज़र की बात कर लें, पाकिस्तानियों का एतमाद है तो ज़ाहिर रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। इसी तरह आप बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की बात कर लें। ये फरमा रहे थे मेरे भाई अभी कि हुकूमतों को इस बारे में सीरियस होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी जातियात पर बात नहीं की, जाती मफाद की बात नहीं की, हमेशा मुल्क और कौम के मफाद की बात की है। 50 साल बाद मुल्क में डैम बनने शुरू हुए हैं। ये क्या ये एक मुल्क की बात नहीं या अवाम की बात नहीं? इस तरह मेगा प्रोजेक्ट की बात है। आप सीपैक की बात करें जिसको हमेशा ये मुतनाज़ा करते हैं, बिलाशुबा ये गेम चेंजर है। और से चाइना में ये जो वन बेल्ट वन रोड या सिल्क रोड के मंसूबे के नाम से, क्योंकि इसके 7 रूट्स हैं, एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ देम, जो एक रूट ये 7वां यहाँ से गुजर के जा रहा है। तो ये इन्होंने पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने तो हमेशा इसको भी मुतनाज़ा ही बनाया है।
और जहां तक और सहूलियात की बात कर लें, अब मैं अगर आपको क्विकली कह दूं कि सेहत कार्ड है, सहूलत कार्ड है, राशन कार्ड है, एहसास प्रोग्राम है, कामयाब जवान प्रोग्राम है, जिस पौधे लगाने का मजाक उड़ाते थे तो आज सिर्फ दुनिया तारीफ कर रही है। फॉरेन पॉलिसी पे देख लें तो अच्छा, ये जरा बताइएगा, इकोनॉमिक फवाद चौधरी साहब ने फवाद चौधरी साहब ने ये सवाल सुनिए। मैं दिल में रहती हूँ, मेरा ताल्लुक है, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। ये जलालपुर नहर वाला जो प्रोजेक्ट है जो 2023 में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, आपको जवेरिया साहब एक सवाल सुन लीजिए कि वजीर तलात ने एक बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो है उसका सरबराह कौन है, सवाल सुनिए। और वो ये कहते हैं कि ये ज़रा इस पर तहकीकात कर लें, और माजी में भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर काफ़ी ले दे होती रही है, तो क्या ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस तो नहीं है? कहा यह जाता है कि जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो लोकल यानी पाकिस्तान का जो चैप्टर है वो शायद सियासी असर व रसूख के तहत कोई ऐसी बात कर रहा है। कोई ऐसी बात तो नहीं है आपके ख्याल में? जवेरिया साहब आपसे सवाल किया। जी शहजाद साहब, आपने मेरी बात को मैं बात करी थी तो इसलिए मुझे आपकी आधी बात सुनाई दी। मैंने कहा कि ये ऐसा तो नहीं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो लोकल पाकिस्तानी चैप्टर है वो कोई सियासी असर व रसूख की वजह से उसका कोई शिकार है, इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने एक इशारा दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज। देखिए, मैं ये बात अभी मैं जो बात कर रही थी वो अगर आप मेरी उसी तसलसल से कंप्लीट होने देते तो मैं उसी तरफ आ रही थी कि जब हुकूमत वक्त इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की क़यादत में जहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री में, ज़राअत में, दीगर शोबों में चीज़ें हो रही हैं, और करप्शन की जहाँ तक बात करें या आप बात कर रहे हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी हो या जो पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं या जो यहाँ पे इंटरनल एक होती है, तो खदशात तो ज़ाहिर है ये माशाल्लाह जो दो जमातें बैठी हैं इनसे ज़्यादा खदशा तो शायद बायस से हमें कम होगा और अपनी जमातों से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये तो माजी बईद में भी और करीब में भी साबित कर चुके हैं। तो बात ये करने की है असल में तो कि जो ये फ्रेंडली ये बात कर रहे थे ना कि चीमा साहब बड़े काबिल एहतराम है कि हमने 2000 जो पिछले 10 साल का इन्होंने हवाला दिया कि हम दोनों जमातों ने तो एक दूसरे के साथ बड़ी फराख दिली का मुजाहरा किया। वो फराख दिली नहीं थी, मैं माजरत के साथ कहना चाहूंगी, वो जो फ्रेंडली अपोजिशन की जिसको आप बात करें, अब बेसिकली वो पार्टनर्स इन क्राइम थे। तो वो जब दोनों की सोच एक जैसी हो अपने अपने एजेंडे के मुताबिक, तो जाहिर है कि उनको तो ये फराख दिली लगनी है, लेकिन वो फराख दिली नहीं, हरगिज नहीं थी। ठीक हो गया। फराख दिली ये होती है कि हमने हर मौके पे इनके साथ हाथ बढ़ाया, इन्होंने वो हाथ बढ़ा सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए, और फ्लोर के ऊपर खड़े होके हर बात जो भी मुल्क और कौम की सलमियत, बका और उनकी हक में बात होती है, ये वहां पे खड़े होके दोनों जमातें शोर मचाती हैं, क्योंकि इनकी पार्टनरशिप अब तो वैसी नहीं रही जैसे एक जमाने में थी कि एक बारी आप ले ले, एक बारी मैं ले लूं। ठीक, बिल्कुल सही। चलें चीमा साहब, ये आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे, बात कर रहे थे कि हम वो टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सवाल आ गया आपके लिए कि ये जो दर्जा बंदी है, अगर इसको तस्लीम भी कर लें मनोवन, अगरचे इसकी तफसीलात आना बाकी हैं, लेकिन इससे एक चीज़ ये भी है कि आपको पता चलता है कि आपके मुल्क में या कवानीन में, सिस्टम में कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ गैप्स हैं, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। सो एक तो तनकीद अपनी जगह पे, लेकिन ये कि इसमें पॉजिटिविटी का पहलू भी हम देख सकते हैं कि अगर हमारे अंदर वाकई कोई ख़राबी है तो उसको ठीक करने की, दूर करने की कोशिश करें। चीमा साहब देखिए, गुजारिश ये है कि 2-3 पॉइंट्स आप जहन में रखें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वो इदारा है जिसकी रिपोर्ट्स के रेफरेंस इमरान खान साहब उस वक्त दिया करते थे बड़े एतमाद के साथ जब वो अपोजिशन में थे। पहली बात, उस वक्त उनके नज़दीक से बहुत काबिल एतमाद इदारा था। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी चैप्टर में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में जो अहम तरीन इनके नुमाइंदे हैं, वो आपकी इतला के लिए मैं अर्ज़ कर दूँ, वो हैं जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा, जिनके साहबजादे हमारे दोस्त हैं और बड़े काबिल एहतराम, पूरा ख़ानदान हमारे लिए बहुत मोहतरम है। जो वलीद इकबाल साहब जो हैं वो सेनेट के मेंबर हैं PTI की तरफ से, ये ज़हन में रखिएगा। यानी ये है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई इस तरह का वो जो है वो ये कि जी ये चैप्टर जो है उसके ऊपर सियासत का कोई असर है, ऐसी बात नहीं है। तीसरी बात जो है वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कोई नई बात नहीं की,
जो घर के बेदी थे, जो अकबर एस बाबर हों, जस्टिस वजीउद्दीन हों, इनके साबिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हो आबिद जवाद साहब हों, जो कुछ उन्होंने कहा इमरान खान साहब की इंटेग्रिटी के बारे में, इस आलमी इदारे ने, मुसलमान इदारे ने, इस मुस्तरद इदारे ने उसके ऊपर मोहर तस्दीक सबूत कर दी है कि ये हालत है जी। और बदकिस्मती ये है, मुल्क जो है इसके लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो लोग जो करप्शन के ख़िलाफ़ नारे लगा कर आए थे, और ये है कि आज साबित हुआ कि वो तो सबसे बड़े करप्ट खुद हैं। उन्होंने तो बदयांती में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, जो नए रिकॉर्ड पहले उन्होंने बेशुमार कायम किए। ये जो है ये महंगाई के, बेरोजगारी के, बदइंसामी के, झूठे नारों के, झूठे वादों के, आपको मैंने मौका दिया, एक सवाल भी कर लूं मैं, मुख्तलिफ मुद्दों पे सबसे ज्यादा नारे लगाने के और यूटर्न के एक नया रिकॉर्ड कायम किया। चलें, आप सवाल सुन लें चीमा साहब। सबसे अब ज्यादा अगर आप ये समझते हैं और इतने कन्विक्शन के साथ आप ये समझते हैं कि हुकूमत ये सारी चीजें जो आपने गिनवाई हैं ये हुकूमत के हिस्से में है, या आप उस पर आपको यकीन है, बिलीफ है, सो अब ऑपोजिशन से अवाम ये सवाल करेगी कि इस सब को ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कि आप एज एन ऑपोजिशन आप इसको कैसे रोक सकते हैं, या रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते? देखिए आपके दो हिस्से हैं आपके सवाल के, कि अवाम की परसेप्शन तो उनका रद्द-ए-अमल आपके सामने आ रहा है तमाम ज़िमनी इलेक्शन में, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में और केपी में बल्दियाती इलेक्शन में अवाम का रद्द-ए-अमल सामने आ गया, उनका परसेप्शन सामने आ गया कि इनके बारे में, हुकूमत के बारे में और इनके ढाए हुए मज़ालिम के बारे में अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है। और आइंदा इलेक्शन में इससे ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल आप देखेंगे जनरल इलेक्शन में। तो आप इलेक्शन तक का इंतजार करेंगे ताकि अवामी रद्द-ए-अमल आ सके? नहीं, हम कैसे ठीक करेंगे? हम जब अल्लाह ताला के फजल करम से अवाम ने हम पे एतमाद किया और इंशाल्लाह जरूर करेंगे, अवाम के वोटों की ताकत से हम आएंगे, इलेक्शन के जरिए आप पे एतमाद के साथ उसका डिलीवर करेंगे, जिस तरह हमने पहले डिलीवर करके दिखाया। हमने ये कि उन हालात में वक्त बचा लूं चीमा साहब, एक सवाल और पूछने मुझे वक्त बचा लेता हूं। हारून शरीफ साहब, ये जरा फरमाइएगा कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो इस किस्म की जो रिपोर्ट्स आती हैं, इनकी बुनियाद क्या होती है, किस तरीके से बनती हैं? स्टडी करते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं? क्योंकि मैंने देखा उनकी वेबसाइट पे इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, तमाम तर जो हुकूमत के इदारे हैं उनकी प्रोक्योरमेंट के हवाले से वो किस तरीके से करते हैं, ये मॉनिटर कैसे काम करते हैं? कोई बहुत बड़ी मैन पावर है इनके पास, एक्सपर्ट्स हैं? जी शहजाद, पहले तो मैं जो एक डिबेट चल रही है, मैं एक सिंपल सवाल सबसे आपसे भी और पैनलिस्ट से करना चाहता हूँ कि आया इंटरनेशनल इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड है कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में क्या झगड़ रही है? ट्रू। बेसिकली वो उसके पास 10 ममालिक की चॉइस है। अगर हमने काम करना है तो हमें कुछ एग्जीक्यूटिव डिसीजंस देने पड़ेंगे। वी कैन नॉट कंटिन्यू बाय सेइंग कि जी इसने ये कर दिया या इसने ये कर दिया। वो वियतनाम, कंबोडिया हमसे माइल्स आगे निकल गए क्योंकि वो फैसला करते हैं, और अगर हमारे सियासतदान फैसले की सलाहियत नहीं पैदा कर पाएंगे तो हम इसी तरह बात करते रहेंगे। अच्छा, वो चंद एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन भी मैं चाहता हूँ आप गिनवा दें कि आप जो कह रहे हैं ना। जी मैं बता रहा हूँ, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल परसेप्शन सर्वे है, जो इंटरनेशनल इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो सारे हमारा एनालिसिस करते हैं। कोई गवर्नेंस के एंगल से करता है, कोई प्रोक्योरमेंट के एंगल से करता है, कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के एंगल से करता है। वो 7 रिपोर्ट्स को इकट्ठा करते हैं, उसका तज्जिया करता है एक पैनल, और वो ऑलरेडी उन रिपोर्ट्स में जो लिखा होता है उसके एनालिसिस पे रैंकिंग करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसको हमेशा जब ये एक रैंकिंग आती है हम उस पर रिएक्टिवली बात करते हैं और पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। दुनिया के जिन ममालिक ने अपनी रैंकिंग्स बेहतर की हैं वो इन इदारों के एनालिटिकल रिपोर्ट्स में डे 1 से इंगेज होते हैं, उनको डेटा देते हैं, उनसे डिबेट करते हैं ताकि उस रिपोर्ट के अंदर मुल्क की सही सूरत हाल आ सके। यहाँ हमारी ब्यूरोक्रेसी की सलाहियत जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि जो इंटरनेशनल इदारे, मैं खुद 6 साल वर्ल्ड बैंक का रीजन का लीड करता रहा हूँ प्रोग्राम, जब भी मैं जाता था बाकी ममालिक के पास, खासतौर पे हिंदुस्तान के पास, वो हमसे डिबेट करते थे, बात करते थे, हमें कन्विंस करते थे। यहाँ हम जब जाते हैं, जो हम लिख के जाते हैं रिपोर्ट, हमारे जो काउंटर पार्ट है उस पर दस्तखत कर देते हैं। मुझे इसके ऊपर इंतहाई दुख है, क्योंकि मैंने मलेशिया में महातीर मोहम्मद साहब से भी बात की, उन्होंने कहा मैं आपको पूरी टीम दे सकता हूँ कि ये ग्लोबल रैंकिंग के साथ इंगेज कैसे करना है। हमें ये सीरियसली सोचने की जरूरत है कि ये रिएक्टिव का मुसलसल होता चला आ रहा है, हालांकि ये सारी रिपोर्ट्स हुकूमत के साथ मिलके बनती हैं और इसके ऊपर हम साइन कर देते हैं, उसका ये एनालिसिस।
बिल्कुल ठीक। जावेद सिद्दीक साहब, ये अपोजिशन ने तो इसको समझा है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है, पॉइंट स्कोरिंग के लिए, पॉइंट स्कोरिंग के लिए, लेकिन जो हारून शरीफ साहब कह रहे हैं कि उसमें करप्शन हुई है नहीं हुई है अलग बात है, लेकिन ये कि अगर सही तस्वीर पेश की जाए तो ये रैंकिंग आपकी बेहतर भी हो सकती है, उनको सही रुख भी पता चल सकता है। देखिए शहजाद साहब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त ये है कि करप्शन इतनी फैल चुकी है, इतनी सरायत कर चुकी है गवर्नेंस के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, और दुनिया देख रही है। जो दुनिया हमसे डील करती है, जो बाहर से लोग आते हैं, जो हमारे साथ एंगेजमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, बिज़नेस करते हैं, वो सब हमें देख रहे होते हैं कि कर क्या रहे हैं। देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, आप उसका रिकॉर्ड उठाएं, वो मातम कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान का पैसा किस तरह ज़ाया हो रहा है। इसके अलावा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है, ख़ुद उनके बारे में स्टोरी छपी है कि उनके जो अपने अकाउंट्स हैं उनको पीएसी कहती है और दूसरे इदारे कहते हैं कि आप अकाउंट्स बताएं। नैब कह रहा है कि आप अपने अकाउंट्स दिखाएं, वो नहीं दिखा रहे, ऑडिटर जनरल इटसेल्फ। सो इट्स ए सैड स्टोरी। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन को मुल्क का इमेज बेहतर करने के लिए, गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए दे मस्ट कोऑपरेट विद ईच अदर और इस करप्शन को ख़त्म कर। ये करप्शन पाकिस्तान को खोखला कर रही है और पूरा सिस्टम। कोऑपरेशन का तरीका क्या हो, देखें समझा दें। ये पार्लियामेंट एक बेस्ट फोरम है। लेकिन देखें सर, माजरत के साथ कि पार्लियामेंट में तो आप नैब इस्लाहात पे भी आप लेके आते हैं कि उस पर भी बात करेंगे, इंतखाबी इस्लाहात का बिल भी आप लेके आते हैं, तो वो तो बात चलती नहीं। ये तो एक जीरो सम गेम है जी, और जो हमारे पॉलिटिकल प्लेयर्स ये गेम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर इनके इंटरेस्ट जो है मुल्क का इनके सामने हो तो ये बैठ के करें कि जी हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है, इंटरनेशनली वी आर लूजिंग आवर फेस, और बेहतर है कि हम बैठ के इस करप्शन के खात्मे के लिए कंक्रीट स्टेप्स लें। बिल्कुल ठीक, करप्शन के खात्मे के लिए कंक्रीट स्टेप्स लें। और चीमा साहब, आपसे सवाल है कि कंक्रीट स्टेप तो अपनी जगह पे, लेकिन आप लोगों ने तो फैसला किया कि 23 मार्च को आपने लॉन्ग मार्च करना है, इस्लामाबाद में आना है और फिर कोशिश करनी है हुकूमत किसी तरह चली जाए। सो ये प्लान है क्या, इसकी एंड गेम क्या है, ज़रा अगर बता दें कि ये लॉन्ग मार्च भी करेंगे, अगर आप एहतजाज करेंगे तो एंड गेम क्या होगा? ये है जी, हमारे एंड गेम ये है कि 3 हमारे बुनियादी मकासद हैं। पहला ये कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, दूसरा ये कि आइन की बालादस्ती, और तीसरा ये कि ये जो पीटीए हुकूमत जो अजाब की शक्ल में मुसल्लत कर दी गई है इस हुकूमत पे, इस मुल्क पे, इस कौम पे, इससे निजात हासिल की जाए। यही पॉइंट ये वाली जो बात है। अब साथ साथ सवाल एक करूंगा ताकि समझ आ जाए मुझे कि आपने कहा ना निजात हासिल की जाए, वो निजात कैसे हासिल की जाए, वो तरीक़ेकार क्या है? जी हाँ, निजात हासिल करने के लिए हम तमाम जमहूरी तरीके इस्तेमाल करेंगे, हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम आइनी तरीके इस्तेमाल करेंगे। हम कंटेनर पे चढ़ के ना हमने गैस और बिजली के बिल जलाने हैं, ना हमने कौम को सिविल नाफरमानी की कॉल देनी है, ना हमने कौम को लाकानूनियत पे उकसाना है। अच्छा, वो आईनी तरीके पे हमले करने हैं, ना हमने पीटीवी पे हमले करने हैं। आईनी तरीके तो 3 है ना हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी और आईनी तरीके आईनी तरीका तो एक ये है कि वजीर आजम खुद चले जाएं, दूसरा आईनी तरीका ये है कि उनकी अददी अक्सरियत साबित ना हो पाए, तीसरा आईनी तरीका ये है कि आप वजीर आजम किसी भी वजह से इस काबिल ना रहें कि वो वजीर आजम के ओहदे पर वो कंटिन्यू कर सकें। तो मतलब इनके अलावा कोई चौथा आईनी तरीका है नहीं। तो मतलब आपका इन 3 आईनी तरीकों में से कई कई आईनी तरीके हैं, जरूरी नहीं कि सारे आपके जहन में हों, लेकिन यह है कि आईनी तरीका कौन सा इख्तियार किया जाए, ये पीडीएम की क़यादत इंशाल्लाह मिलकर फैसला करेगी। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की क़यादत भी इसमें हमारे साथ होगी इंशाल्लाह। अच्छा चलें, ठीक है, आपने मुख्तसर जवाब दिया, इसका मतलब है कुछ आप ज़्यादा बात इस पर करना नहीं चाहते। जवेरिया साहिबा, आपसे ये सवाल है कि अब ये लॉन्ग मार्च की कॉल भी है, तब्दीली भी उसमें नहीं है, साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि इत्तेहादी जमातें हुकूमत की, उनसे भी बात करें ताकि जो अददी अक्सरियत है वो शिफ्ट हो जाए। सो इस सिलसिले में हुकूमत क्या करेगी सियासी तौर पर, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या लाएअमल होगा? हमारा क्या लाएअमल होना है जी? लाएअमल तो इनका होना है जो आज तक वाज़ेह ही नहीं है, डिसाइड ये नहीं कर पा रहे। हमने कौन सा लाएअमल करना है? हमने तो सिर्फ ये इनको जो इनका राइट है उसमें इनका साथ देना है कि लॉन्ग मार्च करें या शॉर्ट मार्च करें, धरना दें या जलसा करें, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आइन और कानून के दायरे इख्तियार में रह के जिस तरीके से मर्जी ये एहतजाज करें। बाकी 3.5 पौने 4 साल में इन्होंने कौन सी हिकमत अमली इख्तियार किया जो ये अब कर लेंगे, क्योंकि इनके आपस में भी इनकी सफ़ें दुरुस्त नहीं है। तो हिकमत अमली तो उसकी होती है जिसको कोई बैठ के कोई बनाई जाए, तो इनकी कोई हिकमत अमली नहीं है।
तो उसमें आपका ये सवाल करना कि हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत ने क्या करना है। अच्छा, हुकूमत लेकिन अपने काम से एक माजरत के साथ एक बात है जवेरिया जी। साहिबा, ठीक है जी। कि ये इन्होंने करना है, हुकूमत का काम है कि वो हुकूमत करे अपने वादे पूरे करे, लेकिन इसके साथ साथ जब हम एक सियासी निज़ाम के अंदर रह रहे हैं ना, तो आपको इंगेज भी करना पड़ता है कि हुकूमत का काम है कि चीज़ों को बिल्कुल स्लो कर दे, ठंडा कर दे, बजाय इसके कि अपोजिशन को प्रोवोक करे। सो बेहतर नहीं है कि आप किसी तौर पर इन्हें कोशिश करें इंगेज करने की? नहीं, मेरी बात सुने कि हम इनको प्रोवोक कर कहाँ रहे हैं, ये तो खुद ही पहले दिन से प्रोवोक्ड है। हमने तो कभी कुछ नहीं कहा, ये तो सेल्फ प्रोवोक्ड हैं, क्योंकि इमरान खान का फोबिया इतना ज्यादा है कि जब हुकूमत में हम नहीं थे तो कहते थे कभी आ नहीं सकते, जब आ गए तो कहते हैं अब जा रहे हैं और कल जा रहे हैं, अब जा रहे हैं और कब जा रहे हैं। हमने इनको कब प्रोवोक किया जो हम इनको ठंडा करें, और हमने इनको कहा क्या है जो हम इनको ठंडा करें। हम तो असूल की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं, कौम की बात करते हैं, ठीक, और ये बात करते हैं अपने जाती मफाद की बात करते हैं। ग्रुप के 5000 अकाउंट की बात कर ले लें आप, शरीफ शुगर मिल, रमजान शुगर मिल जो है, और शरीफ ग्रुप सारा है, जो कोई मकसूद है तो कोई बशीर है तो कोई उनके अकाउंट की बात कर लें आप। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि आपने भी आईनी तरीके गिनवाए, चीमा साहब ने भी कहा कि और भी आईनी तरीके हैं। देखें, अगर तो ये मैंने तो पहले कह दिया एक मदद अमली है नहीं, और दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो भी करना है, इनके पास सबसे अच्छा एक तरीका कार है, ये इस्तीफे क्यों नहीं दे देते जो ये कब से देना चाह रहे हैं। चलें, सही है। मार्च तो इसकी डेट भी आगे आगे देते जा रहे हैं। और आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूँ कि 1996-97 से लेके आज के दिन तक प्राइम मिनिस्टर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान अहमद खान न्याजी साहब की सारी बातों का लब्बे लबाब ये है कि खूने दिल दे के निखारेंगे रुख बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई। बिल्कुल ठीक जवेरिया साहिबा। हारून शरीफ साहब, सवाल ये है मुख्तसर के कुछ ममालिक हैं, चीन है, रूस है, जिस मतलब हम जहाँ बात करते हैं कि अगर वहाँ पे मुआशी तरक्की माजी में हुई है या अब हो रही है, तो उनका जो सिस्टम है, हुकूमत का निज़ाम है, वो ख़ासा मुख्तलिफ है, उस तरह की जमहूरियत नहीं है जैसे हमारे यहाँ पे जमहूरियत है, तो इस वजह से चल रहा है। लेकिन उसके साथ जब हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल केओस तो भारत में भी बहुत है, अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल केओस होता है, लेकिन वहाँ पर मईशत जो है वो भी ठीक तरीके से जा रही होती है। तो आपके ख्याल में ये अपोजिशन हुकूमत की लड़ाई, इस किस्म की सियासी एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमले, इससे कोई बहुत बड़ा असर पड़ता है या नहीं पड़ता? जी, ये देखिए, ये जो हुकूमत की और इसकी अपोजिशन की नोक झोंक है वो हर मुल्क में होती है। लेकिन अगर आप ईस्ट एशिया की तरक्की देखें, चले चीन और रशिया तो बड़ी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्ड इकोनॉमीज हैं, उनकी तरक्की में भी मार्केट्स को और तरजीही जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको गवर्न किया गया है। ये नहीं कि आपने बहुत सारे लोगों पर छोड़ दिया फ्रेगमेंटेड वे से कि आप आपस में बातचीत करके फैसला कर लीजिए। इन चीजों को ड्राइव करना पड़ता है और डायरेक्ट करना पड़ता है। तो जिस हुकूमत ने इन द एशियन मॉडल, यूरोप का मॉडल फर्क है। अगर आपकी तरजीह है कि आपने इकोनॉमिक जोन बनाना है और एक्सपोर्ट को दुगना करना है, तो आप बांग्लादेश को देखिए कि हसीना वाजिद ने अपने ऑफिस के अंदर उसका बनाया यूनिट और उसको ड्राइव किया है। इसी तरह अगर आप कैम्बोडिया को देख लीजिए, क्योंकि अब ये वियतनाम, कोरिया तो हमसे बहुत आगे निकल गए। सो अगर आपके पास वक्त हो तो कभी गवर्निंग द मार्केट, एक रॉबर्ट वेट की किताब है जिसपे उन्होंने इस पे एक्सप्लेन किया है कि एशिया की तरक्की में मार्केट को सिमत कैसे दी गई है। ये जो एक एंग्लो सैक्सन मॉडल है डायलॉग का, वो सियासत में होता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में हमें सलाहियत पैदा करनी पड़ेगी कि उनको आप एक फैसला दें और डेलीगेट कर दें ताकि आप गवर्न कर सकें। अदरवाइज दुनिया के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे पास हम डेट में बढ़ते जा रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है तो हमें सिग्नल देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है हारून साहब, वक्त बिल्कुल प्रोग्राम का खत्म हो गया। जावेद साहब क्विक लीजिए, लॉन्ग मार्च का क्या मुस्तकबिल आप देखते हैं? लॉन्ग मार्च के लिए अभी तक तो मेरा ख्याल है वो क्लियर नहीं है कि करना क्या है। एक तो इनके दरमियान आना ज़रूर है, वो कहते हैं कि इसको महंगाई मार्च, आज उन्होंने कहा कि ये महंगाई मार्च है, ठीक। लेकिन सवाल ये है कि वो पहले इस्तीफ़ों पे बात करते थे, कंसेंसस जो है उस पर कंसेंसस नहीं हो सका कि इस्तीफ़े देने या नहीं देने, एक उनके दरमियान वो नहीं है।
दूसरा ये है कि इस मार्च से क्या वो हुकूमत को टॉपल करना चाहते हैं थ्रू स्ट्रीट पावर, दैट हैज़ टू बी सीन। और ये अगर स्ट्रीट पावर के ज़रिए आपने गवर्नमेंट चेंज करनी है मॉब्स के ज़रिए, तो दैट विल बी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, पाकिस्तान में इसकी कोई तारीख या मिसाल नहीं मिलती? पाकिस्तान में 77 की मिसाल है, लेकिन उस वक्त फौज जो है जी वो, या एस्टेब्लिशमेंट जिसे आप कहते हैं जी वो PNA के साथ मिल गई थी, तो भुट्टो को उन्होंने फायदा भी उन्होंने उठाया। यस, सो इसका मतलब है कि अगर ये इस तरह से करते हैं और अगर इनको यकीन है, ये रवायत नहीं डलनी चाहिए, ये नहीं डलनी चाहिए, और अगर इनको यकीन है कि हम आएंगे तो कोई जैसे ये हाथ की बात करते हैं, कोई हाथ हमारे ऊपर आ जाएगा और हम इनको निकाल बाहर करेंगे तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज से फिर कैसे ठीक है? एक तरफ आप बात करते हैं कि बिल्कुल कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो आप अपने असूल से फिर रहे हैं। इनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हम स्ट्रीट पावर का यूज़ करें और तो कोई कह देगा जी आप जाएं, हाँ, इस्लामाबाद को मफलूज कर दें सारे को, तो शायद फिर कोई वहाँ से डिवाइन जो है वो चले। बहुत शुक्रिया जावेद सिद्दीक साहब, जवेरिया ज़फ़र आही साहिबा, निसार चीमा साहब, हारून शरीफ साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।